नमस्कार, स्वागत है आप सबका जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और यूपीएससी का जैसे ही रिजल्ट निकला, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कई घर खुश हो गए हैं। और इसमें से हरियाणा भी एक है। और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप ने पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान हासिल करके न सिर्फ हरियाणा का बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ खुद इस वक्त प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आखिरकार परीक्षा जो थी, आपकी मेहनत जो थी, वो रंग लाई। जी थैंक यू थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा। जी काफी अच्छा, काफी कुछ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, और परिवार में आप किसान पिताजी हैं। अब ऐसे में उनका आशीर्वाद, उनकी उम्मीदें, सारी चीजों को आज आपने कंप्लीट कर दिया। हाँ जी। प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? हेलो। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रदीप जी ठीक से? नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप क्या इसमें साफ नहीं आ रही। एक मिनट सर। जी, तो प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारे संवाददाता भी उनके घर पहुंचे थे और ये बयान भी हम जरा एक बार आपको सुनवाते हैं कि रिजल्ट जब निकला और जब पूरे हिंदुस्तान में टॉप करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। अपने उस रीज़न को याद करिए जिसकी वजह से आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, और वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और कोई ना कोई आपको एक हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है आपका। आप हमेशा उनसे टच में रहिए, उनसे बात करिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। और अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन से, कॉन्फिडेंस से और मन लगा के अगर तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका होगा। अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा। वो पहले उनका सीजीएल में इंस्पेक्टर रैंक पर हो गया था जी। उसी दौरान वो यूपीएससी की तैयारी करे थे। वो जब कह रहे थे मैं इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दूँ, वहाँ भाई तो इंस्पेक्टर की नौकरी रखे और उसी के दौरान उन्होंने तैयारी की। पिछली बार उनका आईआरएस में हो गया था 260 रैंक का। तो फिर उसके बाद उन आईआरएस ज्वाइन करने के बाद छुट्टी लेकर ना फिर इसके लिए तैयारी करी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार अच्छा रैंक आ जाएगा इसका, जब इन पढ़ाई नौकरी करते करते। तो जी हाँ, तो 2018 में 260वां रैंक, वहां पर भी नौकरी से फिर छुट्टी ली गई और छुट्टी लेकर के तैयारी की गई प्रदीप जी की तरफ से। और आज हिंदुस्तान में पहला रैंक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, और उस परीक्षा में पास होना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पहला स्थान हासिल करना तो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। पिताजी पेशे से किसान और ज़मीनी सच्चाई को समझते हुए जिस तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दिया प्रदीप जी ने, और आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, काबिल तारीफ है ये बात। और इनकी मेहनत पर वाकई यकीन था इनके पिता को। और लगातार अभी आप पिता का बयान भी सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया था उनको कि किस तरीके से पढ़ाई, नौकरी करते हुए पढ़ाई को आगे रखना है। ये चौथा अटेम्प्ट था प्रदीप सिंह का, और जिसमें हासिल किया है प्रदीप मलिक ने। ये चौथा अटेम्प्ट, और इस चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो ये अपने आप में एक बहुत अहमियत रखने वाला मसला है कि किस तरीके से लगातार पढ़ाई को फोकस में रखना। और क्योंकि जब हम लोगों को कोई नौकरी मिल जाती है तो फिर आगे के सफ़र को तय करना शायद वो जज्बा ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रदीप मलिक का वो जज्बा ज़िंदा रहा और प्रदीप जी ने वो कामयाबी हासिल की। और आज पूरे सोनीपत, पूरे हरियाणा को फ़ख्र है एक अधिकारी तौर पर किसान और गरीबों के लिए काम करना। जो इनके बयान सामने आए कि प्राथमिकता रहेगी कि किसानों के लिए काम किया जाए। और इस बार हरियाणा से कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी की इस परीक्षा को क्लियर किया है और अब वो देश की सेवा में, प्रशासनिक सेवा में
शामिल हो जाएंगे। सोनीपत के तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं प्रदीप मलिक और यूपीएससी एग्जाम में टॉपर हैं प्रदीप मलिक। सोनीपत के तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं ये। और जिस तरीके से इनसे हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे और कुछ ही देर में ये हमारे साथ सीधे लाइव में के साथ जुड़ भी जाएंगे और इनसे ये जानने की कोशिश होगी कि जो नवयुवक हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि तैयारी किस तरीके से उन्होंने की, कितने घंटे लगाते थे पढ़ाई में, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर यूपीएससी क्लियर करना है, अगर इस परीक्षा में पास अगर आपको होना है तो बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत और शिद्दत की ज़रूरत होती है। और नौकरी में रहते हुए स्टडी को आगे कंटिन्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल भी और एक बहुत बड़ी परीक्षा भी हो जाती है कि नौकरी में रहते हुए आप यूपीएससी जैसे एक बहुत बड़े एग्ज़ाम को किस तरीके से आप क्लियर कर पाते हैं। तो हरियाणा के लिए कई खुशखबरी है। आज के दिन बल्लभगढ़ की बेटी आशिमा गोयल ने यूपीएससी की परीक्षा में 65वां स्थान हासिल किया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आशिमा गोयल के घर पहुंचे, उन्होंने आशिमा को बधाई भी दी। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये इसकी शुरुआत मैंने कॉलेज में की। हालांकि मुझे एक बार पीएचडी जाने का भी मौका मिला, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी काबिलियत को मुझे अपने लोगों के लिए कुछ योगदान देना है उसमें। और मुझे लगा आईएएस बन के मैं वो शायद बहुत अच्छे पद पे रह के कर पाऊँगी, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहाँ नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आशिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है, और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। और वो बेटी जिसका 65वां रैंक, और मैं चुनाव में कहता था जब सब कुछ इन्फेक्शन सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तो चुनाव में क्या था, मैंने बच्चे शिक्षा की तरफ स्वयं जाएंगे। और सबसे छोटी उम्र उस बेटी ने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी बेटी एक छोटी गली में से एक कॉलेज में बहुत बड़े मुकाम पर। जी हाँ, तो आशिमा गोयल ने 65वां स्थान हासिल किया। इससे पहले हमने आपको प्रदीप जी से मिलवाया था जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा हरियाणा के आज बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, उनका रिजल्ट आया है सामने, अच्छा रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो ये हरियाणा के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा को अभी तक खेल और खिलाड़ी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का निकलना ये भी पूरे देश के लिए एक फख्र की बात है, हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है। तो आशिमा ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें तो थोड़ा सा अभी समझने में वक्त लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार लोगों का पहुंचना और धन्यवाद देने का, शुभकामनाएं देने का एक तांता लगा हुआ है, लोगों के मिलने का तांता लगा हुआ है। लोग इस देखिए कोरोना दौर में भी लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। परिवहन मंत्री यहाँ पहुंचे और उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने बधाइयाँ दी कि एक उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा ये है कि 65वां स्थान आशिमा गोयल ने हासिल किया है। बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं ये। तो जिस तरीके से आशिमा अपनी कहानी बता रही थी कि कॉलेज के समय से ही उन्होंने प्रिपरेशन, इसकी तैयारी इसकी शुरू कर दी थी और उसके बाद जाकर ये कामयाबी एक हासिल हुई उनको। उन्होंने कहा कि इस बात का तो यकीन था उन्हें कि क्लियर तो वो कर लेंगे, लेकिन
65वां रैंक उनको मिलेगा, ये थोड़ा सा अप्रत्याशित है। और हरियाणा के सोनीपत से प्रदीप, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान हासिल किया, उनकी सिस्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर भाई की कामयाबी पर। और रक्षाबंधन के अगले दिन भाई ने इतना बड़ा तोहफा दिया, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी और भाई काफी इंटेलिजेंट था स्टार्टिंग से ही, और पिछली बार भी उसने IRS में हो गया था उसका, बट फर्स्ट रैंक वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई जी फर्स्ट रैंक आ जाएगा। बट अनबिलीवेबल है कि भाई फर्स्ट रैंक आया। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, विश्वास भी नहीं हो रहा अब तक हमें। जी लेकिन शायद उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रखी थी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया था उसको। सेकंड था उसका, पिछली बार भी हो गया था क्लियर, तो दैट्स व्हाई। कुछ बताइए कि आपके भाई किस तरीके से तैयारी करते थे, कितना वक्त बिताते थे स्टडी के लिए, कितना वक्त निकालते थे? वो इतना ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करते थे, मीन्स कि पूरे दिन रात लगे ही रहे। उसका माइंड शार्प था काफी, तो वो जी कम टाइम में ही ज्यादा वो कर लेते थे। जी इतना ज्यादा उनको इतना वो लेने की जरूरत नहीं थी। स्टार्टिंग से ही उनका माइंड शार्प रहा है काफी, तो कोई ऐसी मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। अम, अभी उन्होंने बाद में इनकम टैक्स में जॉब करते थे वो, तो उसके साथ साथ उन्होंने तैयारी शुरू की थी। फिर उसके साथ साथ ही उनका IRS में हो गया था। फिर अब तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी, अब तो दिल्ली रहते थे, वहां पर ही उन्होंने तैयारी की। तो किस तरीके से परिवार के लिए वक्त निकालते थे आप लोग भाई बहन? किस तरीके से मस्ती भी करते थे? कुछ अगर वो मोमेंट कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। हम जनरली फोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे जनरली। जी हम जैसे बड़ा भाई हमारा पटेल नगर में रहता है, हम यहाँ पे, तो वो दिल्ली रहता था। जी तो जैसे भी बात होती तो हम वीडियो कॉल पे बात करते थे। जी उसका एग्जाम्स वगैरह भी होते तो उसको इंस्पायर करते थे कि भाई कोई बात नहीं है, तो अपना बेस्ट दे के आ, जो होगा अच्छा ही होगा। तुझे जी बस वही है कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट दे के आना, और कुछ तो हमारे हाथ में है भी नहीं। जी तो काफी लाइवली था, काफी उसका नेचर भी काफी अच्छा रहा है। साथ में कभी उसमें एक ऐसे ईगो भी नहीं आई कि भाई मैं ये हूँ तो मैं ये बन गया तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। उसका नेचर बहुत अच्छा है। जी बोल दो मम्मी। ये मम्मी है। जी क्या कहना चाहेंगी आप? आपके बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। हम अपने बेटे के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जी। जी जी इतना ऊंचा नाम हमारा किया है, हमें बहुत गर्व है। इसकी मेहनत रंग लाई है जी। और कुछ बताइए अपने बेटे के बारे में। बचपन से ही वो दिमाग से काफी तेज थे, और बचपन से ही आप लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़े होकर कुछ ना कुछ कारनामा तो ये करेंगे। हाँ जी, हमें लग रहा था सर। बहुत ही मेहनती लड़का था ये। जी बचपन से ही बहुत होशियार था, बहुत अच्छे मार्क लाता था शुरू से ही। जी और हमें पूरे ये बहुत अच्छे मार्क्स लाए। एक बात और बताइए, क्योंकि हर किसी के जहन में ये बात नहीं होती कि उसे IAS या IPS बनना है, UPSC क्लियर करना है। ये बात प्रदीप के जहन में कब से था कि मुझे IAS और IPS बनना है, UPSC क्लियर करना है? इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? टैक्स में जॉब करने के बाद हुई जी। पहले जी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के सपने को पूरा करते हैं। क्या आपका और प्रदीप के पिताजी का भी ये सपना था? हाँ जी, चलिए हमेशा बहुत प्रेरित शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। तो ये परिवार के वो पल हैं जिसे आपको समझना होगा कि आखिर कितना संजीदा ये पल है, क्योंकि इन पलों के पीछे में तमाम उन दौर की मेहनत है जिसको कागज पर उकेरा गया, और आखिरकार वो फल आज मिला है। स्टडी की बात उनकी बहन भी कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ाई की जा रही हो और लगातार हर समय स्टडी ही कर रहे हो। शार्प माइंडेड है प्रदीप, और
जिसकी वजह से वक्त कम निकालते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदा वो उठाते हैं। तो माता पिता का सपना तो पूरा हुआ ही, खुद का भी सपना पूरा हुआ, और जिसे एक चैलेंज के तौर पर भी शायद प्रदीप ने लिया। और प्रदीप ने चूँकि 2018 में भी उन्होंने क्रैक किया था और उसके बाद जॉब भी हुई, लेकिन रैंकिंग अच्छी नहीं थी, 260वां रैंक था। और उसके बाद आप ये देखिए 260वें रैंक से फिर नंबर 1 की पोजीशन को हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये दिखाता है कि आपने उस परीक्षा में जो आपको रैंक मिला उससे कितना सबक लिया, आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से समझा, और उसके बाद का जो आपका अटेम्प्ट रहा, आपने उस अटेम्प्ट में कमाल ही कर दिया। उनके सिस्टर भी ये कह रही थी कि इतना तो तय था कि क्रैक कर लेंगे इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को, लेकिन फर्स्ट रैंक हासिल कर लेंगे, ये थोड़ा सा मतलब अच्छी खबर है, जिसको कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज़ है। ये एक ऐसी चौंकाने वाली बात है जो दिल को बहुत सुकून देती है। खुशी का माहौल है पूरे परिवार में, और हो भी क्यों ना, बेटे ने कमाल जो कर दिया है। हरियाणा को अब पूरा हिंदुस्तान समझ रहा। और हमारे साथ यूपीएससी में 65वां स्थान हासिल करने वाली आशिमा गोयल भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। थैंक यू सो मच। आशिमा जी, आपका बयान मैं सुन रहा था, और उस बयान में आप ये कह रहे थे कि अभी तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है समझने में कि हो क्या रहा है। क्या वो वक्त अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा हो क्या रहा है, और आपने किस हद तक कामयाबी हासिल की है? जी जी, अभी थोड़ा टाइम हो चुका है तो बेटर लग रहा है जी। जी। आशिमा जी, कुछ किस तरीके से स्टडी करती थी, कितने वक्त, कितने घंटे आप स्टडी को दिया करती थी? क्योंकि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और जो यूपीएससी की का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा गाइड कीजिए उन लोगों को भी। जी जी, मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा रोल रहा है कंटिन्यूटी का। तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 14-15 घंटे पढ़ना है, या कुछ लोग 18-19 घंटे पढ़ते हैं, वो तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं लगता था मुझे। मुझे लगता था कि मेंटेन कंटिन्यूटी वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं 9 से 10 घंटे पढ़ती थी। और उसमें मुझे लगा कि रेगुलर 2 साल, शायद मैं बोलूँगी कि 2 साल अगर आप ये शेड्यूल बनाकर रखें जी, और नियमित रूप से पढ़ें, और डायरेक्शन हो आपका कि मुझे ये कवर करना है, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएं आप अपने, और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आई थिंक ये शायद मेरे लिए इसने काम किया है। आशिमा जी, यूपीएससी के एक तो मेंस को क्लियर करना बड़ी बात हो जाती है, और उसके बाद जब इंटरव्यू का राउंड होता है वो भी बहुत एक बड़ा दौर होता है। बहुत कहा जाता है कि इसका इंटरव्यू को क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी डील हो जाती है। इंटरव्यू का थोड़ा सा वो एक एक्सपीरियंस बताइए, क्या ऐसा रहा था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे? जी जी, तो मेरा इंटरव्यू, मैं बोलूँगी कि बहुत लोगों का बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, तो मेरा नहीं था, तो आई वॉज लकी टू बी वन ऑफ देम। बोर्ड वॉज वेरी प्लेजेंट, दे वर ऑल स्माइल कर रहे थे सब, तो मेरे आंसर्स भी बहुत नेचुरल आए। उन्होंने मुझसे मेरे फील्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछी। तो आई बिलोंग टू मेवात, जो कि एक हरियाणा का बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, उस पे बेसिस पे मेरे कुछ सवाल थे। IIT दिल्ली से मैंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, एंड मैंने कुछ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए हैं उसी ब्रांच में, तो कुछ सवाल उस पे थे, और कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल थे मेरे इंटरव्यू में। तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड क्यों मैं IAS बनना चाहती हूँ, डेफिनेटली वो एक सवाल था जो उन्होंने मुझसे पूछा। तो मेरे लिए एक फीलिंग थी, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इतना था कि अच्छा हुआ है, और एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आशिमा जी, इंटरव्यू के उस एक सवाल को मैं भी जानना चाहता हूँ कि IAS क्यों, और IAS बनने के बाद अब क्या? जी, तो सर IAS मेरे लिए ऐसा नहीं था कि बहुत ही बचपन का कोई ड्रीम था जी। ये मेरे लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस था। मेरे कॉलेज में जब मुझे लगा कि आई हैव सर्टेन कैपेबिलिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ हैं, और मुझे नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ मुझे उनको यूज़ करना चाहिए, बट मुझे शायद लोगों के लिए भी उसका कुछ यूज़ करना चाहिए। तो आई यूज्ड टू लुक फॉर प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता था कि
मैं कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा क्या हो जहाँ से मैं लोगों को गिव बैक कर पाऊँ, सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर पाऊँ। जी। और एट टाइम्स मैंने सोचा एनजीओ ज्वाइन किया जाए। कई बार लगा कि नहीं, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, तो आईआईटी में ही वापस आ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और फिर एक बार लगा कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि वन कैन नॉट डिनाई दी जो रिस्पेक्ट वाला पार्ट है इस सर्विस का, तो वो भी अट्रैक्ट करता ही है युवा पीढ़ी को। तो उस सब के बाद मैं लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज में मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसकी तैयारी की जानी चाहिए। तो वही कारण रहा, एक जो मोटिवेशन है टू गिव बैक टू सोसाइटी जी, वो मेरा एक अंडरलाइन फैक्टर रहा है। ऐसे में आशिमा गोयल को जो लोग करीब से जानते हैं वो तो जानते होंगे आपके बारे में, आज पूरा देश आपको देख रहा है आशिमा जी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों को, खासतौर पर यूथ को? जी, मेरे लिए मैं ये मानती हूँ कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इस वक्त पीक पर है और बढ़ रहा है। तो युवा पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत में बहुत प्रगति की है, लेकिन बहुत समस्याएं भी हैं, और सारा जो दारोमदार है वो हम जैसे युवा वर्ग पर ही है। तो अब जिस भी क्षेत्र में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं या प्रोफेशनल जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपना बेस्ट दें, अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। स्पेशली आज की युवा पीढ़ी, मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस जो है काफ़ी फेस करती है। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हमें आई थिंक कम करने की ज़रूरत है, और मेरे लिए मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प की है टू कंट्रोल माय फ्लो ऑफ थॉट्स। और कई बार लगता था कि डिप्रेशन नहीं कहूँगी, लेकिन कई बार लगता था कि नहीं होगा या ये मन नहीं है पढ़ने का, तो उन सारे थॉट्स को ओवरकम करने में मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है। तो ऐसी चीज़ों को अपनाने की मैं सलाह उन लोगों को देना चाहूँगी। एक आखिरी सा सवाल, आशिमा जी, जिस मेडिटेशन की आप बात कर रही हैं, आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में उसकी और ज़रूरत पड़ने वाली है? क्योंकि प्रशासनिक सेवा में भी बहुत चीज़ें आसान नहीं होती हैं, और हम लोग तो लगातार देखते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आशिमा जी, तो मेडिटेशन की ज़रूरत तो आपको आने वाले वक्त में और पड़ेगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ठीक कहा जी, क्योंकि ये तो ऐसा है, आई थिंक जब हम तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि जिस दिन हमें मिल जाएगा तो आई थिंक हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बट आई थिंक यहाँ से शुरुआत होती है। ये अब एक्चुअल में शुरुआत हुई है, जो जहाँ चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, एंड आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दोस चैलेंजेस। तो और बिल्कुल मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ मेरा भरोसा भी बढ़ेगा और मेरा फोकस भी शायद बढ़ेगा, ये मेरी उम्मीद है खुद से। चलिए, आप अच्छा काम कीजिए और हम लोग लगातार आपके साथ रहेंगे पूरी तरीके से, जिस तरीके का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा जी, और एक बार फिर से बधाई आपको। खूब एंजॉय कीजिए, वो सारी मेहनत के परिणाम आज निकल कर आए हैं सामने। तो हमारी अभी की पेशकश में बस इतना ही। आगे एक छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद एक बड़ी सी बहस।